दिसंबर की सर्द रात की बात है। मुंबई में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी थी। पुलिस उन्हें पकड़कर ट्रेनों में ठूस रही थी। पुलिस को किसी का फैमिली डिटेल मालूम नहीं था। बस जो मिला उसे धर दबोचा और किसी भी ट्रेन में चढ़ा दिया जाता। सबके चेहरे आंसुओं से भीग गए थे। मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मेरा तबादला मुंबई में कर दिया गया था। उस समय मेरी उम्र 27 साल थी। मैं अपनी विधवा माँ के साथ मुंबई आ गया था। यहाँ रहते मुझे 3 साल हो चुके थे। जिस विभाग का मैं मैनेजर था वह एक चैरिटी विभाग था। पैसों का हिसाब किताब, मजदूरों की भर्ती, मजबूर बेसहारा लोगों को रोजगार की व्यवस्था करने का काम था हमारा। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा काम था लावारिस मुर्दों को दफन करना। जो भी लाशें अस्पताल से मिलती थी उनका वारिस हमारा कार्यालय ही था। हमारा काम था कि उनको नहलाकर नए कपड़ों में लपेटकर उन्हें दफना दें। मुझे मजबूर औरतों को मजदूरी पर लगाने का काम दिया गया था। कुछ को मैंने कब्रिस्तान की घास की सफाई पर लगा दिया और कुछ को कार्यालय में ही देखभाल और साफ सफाई पर। ज़्यादातर औरतें बच्चों के साथ थीं। कुछ के साथ मर्द भी थे। उनके पति थे या भाई मालूम नहीं। ये भेड़ बकरियों की तरह झुंड बनाकर निकलती थीं और झुंड की ही शक्ल में रोड के ब्रिज के नीचे अपने झोंपड़ों में लौट जाती थीं। उन्हीं में से एक थी नज़मा। वो डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। एक आध बार तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो बहुत देर तक आगे नहीं आई तो मैंने उसे इशारा करके अपनी टेबल के पास बुलाया। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, लेकिन नैन नक्श गढ़े हुए से तीखे। देखने में 17-18 साल की लगती थी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर जब उसने बताया कि वह विधवा है और एक बच्चे की माँ भी है। मेरे पास आकर बोली, बाबूजी, मुझे भी अपने पास काम पर रख लो। उसकी आवाज़ में इतनी फरियाद थी कि मैं उसे मना न कर सका। मैंने उसे अपने दफ्तर में ही काम पर लगा दिया। धीरे धीरे वह मेरे दिल में उतरती जा रही थी। उसकी गहरी आंखों की गहराई ने उसे मेरे बहुत करीब कर दिया था। पता नहीं क्यों, जब वह मेरे पास आती तो मेरे इतने करीब आ जाती जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। वह मुझे रेड लाइट एरिया के झोंपड़ों के किस्से सुनाती कि कैसे कई बार उसने खुद को हवस के भेड़ियों का शिकार बनने से बचाया। कई बार उसकी इज्जत खतरे में पड़ी, लेकिन वह भागकर उस बदनाम एरिया के रेलवे स्टेशन पर आ गई या रोड पर आकर चिल्लाने लगी। ये वहशी भेड़िए उन लड़कियों को जिस्म फरोशी के बाजार में बेचने वाले बांग्लादेशी ही थे। वह यहाँ के दलालों से मिलते, रात के समय औरतों को दिखाते और फिर सौदा पक्का हो जाता। कितनी ही औरतें पीली कोठी और कमाठीपुरा में बेच दी गईं और धंधा करने लगीं। नजमा ने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। एक बड़ी बहन है। उसने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था परिवार में। मेरा मर्द ड्राइवर का काम करता था। शादी के 1 साल बाद ही मेरे मर्द की एक्सीडेंट में मौत हो गई। नजमा ने बताया जब उसका पति मरा तो वह माँ बनने वाली थी। विधवा हो जाने पर ससुराल वालों ने निकाल दिया तो बहन के पास लौट आई। जैसे तैसे समय निकला और मैंने अपने बाबू को जन्म दिया, लेकिन वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। पेट भरने के लिए कुछ भी साधन नहीं है वहाँ। ऐसे में मैं कब तक और कैसे बहन पर बोझ बनती। तभी मुझे पता चला कि कुछ लोग बांग्लादेश से कूच कर रहे हैं काम की तलाश में। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ रहकर भूख से मरने से अच्छा था वहाँ से निकल जाना। इसलिए अपने बाबू को मैं अपनी बहन को सौंपकर उन लोगों के साथ छिपते छिपाते यहाँ आ गई। मेरा बाबू अभी 1.5 साल का है। मुझे एहसास होता कि मैं उसे खूब सारी खुशियाँ दूँ। वह भी मेरा खूब ख्याल रखती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर चाय के लिए पूछती। बिना कहे ही कभी ठंडा पानी ले आती। कई बार वह टूटे फूटे बर्तनों में मेरे लिए सब्जी और चावल पका कर लाई। मैंने अपने दिल के अंदर कई बार झांक कर देखा कि नजमा कहाँ है। हर बार वही हुआ। आंखें बंद करता तो उसका चेहरा दिलो दिमाग पर छा जाता।
दिल यही कहता था कि उसे इन सारे झमेलों से उठाकर क्यों न अपने घर ले जाऊं। लेकिन उसके बच्चे का क्या होगा, जिसे वह बांग्लादेश में छोड़कर आई थी। समाज और माँ कभी स्वीकार नहीं करेंगे एक विधवा को, और वो भी गैर जात। कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कुछ कहने की। और फिर उसके मन में क्या था ये भी कहाँ पता था मुझे। लेकिन मैंने उसे इधर उधर के काम से हटाकर अपने पास अपने दफ्तर में रख लिया। काम क्या था, बस दफ्तर की साफ सफाई, मुझे चाय पानी पिलाना और छोटी मोटी झाड़ पोंछ कर देना सामान की। एक दिन नजमा मेरे पास आई और मुझे एक टूटी मुड़ी तस्वीर दिखाई। बाबूजी, ये मेरा बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। और फिर उसने किसी कीमती चीज की तरह उसे अपने ब्लाउज में संभाल कर रख लिया। बच्चा बहुत प्यारा था, काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर काजल का टीका, नजमा की गोद में बैठा मासूम सा बच्चा। मैंने पूछा, नजमा, ये छोटा बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहता होगा? वो बोली, मैं वहां उसे अपनी बहन और जीजा के पास छोड़कर आई हूं। उनके अपने 3 बच्चे हैं। उनके साथ मेरा बाबू भी बड़े आराम से रह रहा होगा। मैं चाहती हूं मेरा बाबू बड़ा आदमी बने, खूब पढ़े लिखे, अच्छे से अपनी जिंदगी बसर करे। उसे सहारा देने के लिए ना सिर पर बाप का साया है, ना दादा या चाचा ताऊ। ऐसे में अगर मैं भी काम की तलाश में न निकलती तो कौन मेरे बच्चे को सहारा देता, कौन करता उसकी परवरिश? इसलिए मैंने अपने सीने पर पत्थर रखा और उसे छोड़कर यहाँ चली आई। जब किसी का बच्चा रोता है तो मेरा बाबू बहुत याद आता है। मैं अकेले में चुपके चुपके रोकर दिल हल्का कर लेती हूँ। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, मैं अपने बाबू को अपने पास ले आऊंगी। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इन औरतों की धरपकड़ बंद कर दी और मैंने उन सारी औरतों को काम से हटा दिया, क्योंकि उनमें से कुछ औरतें रेड लाइट एरिया के चक्कर भी काटती थी और उनकी वजह से मैं पुलिस के किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मैं नजमा से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए घर जाकर मैंने माँ से नजमा के बारे में बात की। मेरी माँ पुराने विचारों की महिला थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए आश्रम चली जाऊंगी। पिताजी की मृत्यु के बाद मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा और कामयाब इंसान बनाया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी अपनी माँ का विरोध करने की। विभाग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, इसलिए उन औरतों के साथ नजमा को भी मुझे काम से हटाना पड़ा। उसके बाद वह कहाँ गई मुझे नहीं पता। इस बात को 2-3 महीने बीत गए। एक दिन दफ्तर की सफाई करते समय एक थैला मिला। खोलकर देखा तो उसमें छोटे बच्चे के लिए नए नए कपड़े और खिलौने थे। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि यह थैला नजमा का है। उसने यह सारे कपड़े और खिलौने अपने बाबू के लिए खरीदे होंगे। यहाँ से जाते वक्त गलती से वह इस थैले को यहाँ छोड़ गई थी। मैं नजमा से मिलकर यह थैला उसे देना चाहता था, लेकिन ऐसे खाना बदोश लोगों का न कोई घर होता है, न ठिकाना, न मेरे पास उसका कोई टेलीफोन नंबर था। फिर इन कपड़ों का मैं क्या करूं? बहुत कोशिश की मैंने नजमा को ढूंढने की। पुलिस का भी सहारा लिया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। इसलिए मैंने उस थैले को दफ्तर में ही संभाल कर रख दिया। एक दिन सुबह के समय मैं चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की खबरों का आनंद ले रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। खबर छपी थी कि इलाके के रेड लाइट एरिया से कुछ औरतों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें नजमा का भी नाम था और नीचे उन सब की फोटो छपी थी। इन सारी औरतों को जबरदस्ती बंदी बनाकर कमरों के नीचे बने तहखानों में रखा गया था। जबरन उनसे देह व्यापार का धंधा कराया जाता था और दिन में केवल एक बार ही खाने दिया जाता था। उसका नाम पढ़ते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बार बार उसका मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरा दिल नहीं माना और मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसे ढूंढने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पूछते पूछाते जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा
तो वहां जाकर पता चला कि वहां की पुलिस उसे वापस बांग्लादेश भेज रही है। मैं पुलिस से इजाज़त लेकर उससे मिलने गया, लेकिन अब वह पहले वाली नज़मा नहीं थी, पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। जब मैं उसके सामने पहुंचा तो वह मुझे एकटक देखे जा रही थी और उसकी हालत देखकर साफ पता चलता था कि वह अपनी असमत भी खो चुकी है। मैंने वह सामान का थैला उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उस थैले को देखा और दहाड़ मारकर रो पड़ी। रोते हुए बोली, बाबूजी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अवाक रह गया। क्यों? ऐसा कैसे हुआ नज़मा? मैं अपनी बहन और जीजा को पैसे भेजती रही और उन्होंने मेरे बच्चे की मौत की खबर मुझसे छिपाए रखी। वह चाहते थे कि मैं हमेशा उन्हें बच्चे के लिए पैसे भेजती रहूं। मेरे बच्चे को तेज बुखार आया था, लेकिन मेरी बहन और उसके मर्द ने सही समय पर उसका इलाज नहीं करवाया और मेरा बच्चा मर गया। उसके इस तरह रोने से पुलिस स्टेशन में हड़बड़ी मच गई। सभी अपना काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़े। वह रो रो कर कह रही थी, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ जिस्म बाकी है, रूह मर चुकी है मेरी। मेरा बाबू एक अकेला सहारा था मेरे जीने का, वह भी नहीं रहा। मुझे बांग्लादेश वापस नहीं जाना। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि अब वह बांग्लादेश नहीं जाएगी। मिलने का समय पूरा हो चुका था, इसलिए मैं उसे पुलिस स्टेशन में छोड़कर वापस आ गया। उन दिनों काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए मैं अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। एक दिन अस्पताल से फ़ोन आया, एक लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि लोकल ट्रेन से कटकर किसी लावारिस की मौत हो गई है। लाश बेहद भयावह रूप में थी। यह एक औरत की लाश थी। चेहरा बुरी तरह कुचल चुका था। ब्लाउज के अंदर एक छोटे बच्चे की तस्वीर खून में डूबी हुई थी। तस्वीर को पानी से साफ किया गया तो अब सब कुछ साफ था। यह नज़मा का शव था। तस्वीर में उसका बच्चा उससे चिपका हुआ था और खिलखिला रहा था। जाने अपनी माँ की मौत पर या मुझ जैसे कायर की कायरता पर, जिसने समाज और धर्म की बनाई दकियानूसी सोच के चलते नज़मा को बेसहारा छोड़ दिया था। अगर मैं सभी बेड़ियों से मुक्त होकर उसे अपना लेता तो शायद आज नज़मा जिंदा होती। मैं उस लाश को उठाकर ले आया और तस्वीर के साथ उसे कब्र में दफन कर दिया, इस वादे के साथ कि बाकी की ज़िंदगी उसकी यादों के साथ बिताऊंगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।